धनात्मक का एक ही बताया था, है ना, वो आता नहीं है ज्यादातर, ऋणात्मक का पूछा जाता है, बुक में भी एक ही है। और बाकी आई भी धनात्मक के लिए तो सेम ही चीज है, ठीक है, बस उसमें क्या है, दीर्घवृत्त तरंगाग्र अंदर होता है, गोलाकार बाहर, ठीक है। अब है नेक्स्ट टॉपिक जो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, हेडिंग वृत्त व दीर्घवृत्त, वृत्त व दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन। वृत्त व दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन। देखो जैसे कोई कैल्साइट क्रिस्टल है, ठीक है, ये कोई कैल्साइट क्रिस्टल है, इसकी कोई विशेष प्रकाशिक अक्ष है इस तरीके से, इस कैल्साइट क्रिस्टल की जो विड्थ है वो हमने मान ली डी है, ठीक है, डी मोटाई का कोई कैल्साइट क्रिस्टल है और ये इसकी प्रकाशिक अक्ष है, ठीक है। तो इसकी प्रकाशिक अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए इस तरीके का कोई समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश इस कैल्साइट क्रिस्टल पर आपतित होता है, ठीक है। तो कैल्साइट क्रिस्टल कैसा होता है, द्विअपवर्ती क्रिस्टल होता है, इसके अंदर ये जो किरण है, ये वाला प्रकाश आपको कहां से मिला था, समतल ध्रुवित, निकोल प्रिज्म से निकाला था ना, निकोल प्रिज्म से प्राप्त, निकोल प्रिज्म से प्राप्त। निकोल प्रिज्म क्या था, जो कैल्साइट क्रिस्टल से ही निकोल ने एक प्रिज्म बनाया था, उस पर आपने ई और ओ दो किरण बनाई थी, कनाडा वाल्सम, ओ किरण का पूर्णांतिक परावर्तन द्वारा अवशोषण हो गया था, बाहर ये एक समतल ध्रुवित किरण मिली थी, ठीक है। उस निकोल प्रिज्म से प्राप्त समतल ध्रुवित प्रकाश किसी कैल्साइट क्रिस्टल पर प्रकाशिक अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए आपतित होता है, ठीक है। तो इस प्रकाशिक अक्ष मान लीजिए जैसे ये है, ये क्रिस्टल की प्रकाशिक अक्ष है, ठीक है। इस पर कैसे आपतित हो रहा है, थीटा कोण बनाते हुए प्रकाश आपतित हो रहा है, समतल ध्रुवित प्रकाश थीटा कोण बनाते हुए आपतित हो रहा है, ये प्रकाशिक अक्ष है। इसका आयाम मान लिया मैंने ई नॉट, ठीक है, ई नॉट इसका आयाम है, प्रकाशिक अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए इस पर आपतित हो रहा है। तो देखो इसके प्रकाशिक अक्ष के अंदर, इसके अंदर क्या होगा, क्रिस्टल के अंदर ये जो किरण है इसके दो घटक होंगे, एक लंबवत घटक, एक तो इसकी प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश घटक और एक लंबवत घटक, ठीक है। तो इसके अनुदिश घटक होगा थीटा के साथ वाला, कौन सा घटक हो जाएगा, E0 cos थीटा, ठीक है, और लंबवत वाला कौन सा हो जाएगा, E0 sin थीटा। उसको मैं बाहर की जगह इधर बना देते हैं, E0 sin थीटा। तो ये वाला जो घटक है वो कैसे है, प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश है, और ये वाला जो घटक है वो प्रकाशिक अक्ष के लंबवत है। तो जो अनुदिश घटक है उसको बोल देते हैं हम ई किरण की अनुदिश घटक, ई किरण का घटक हो गया, और जो लंबवत घटक है वो ओ किरण, ठीक है। तो कोई भी प्रकाश जब द्विअपवर्ती क्रिस्टल या कैल्साइट क्रिस्टल पर आपतित होता है प्रकाशिक अक्ष से किसी कोण पर, तो उसका क्या होता है, द्विअपवर्तन हो जाता है, एक तो उसका अनुदिश घटक और एक लंबवत घटक। तो जो अनुदिश घटक होता है उसको क्या बोलते हैं, ई किरण का घटक, ठीक है, और जो लंबवत घटक होता है उसको ओ किरण का घटक, ठीक है। अब इसके अंदर वो एक किरण किस में बदल जाएगी, दो किरणों में बदल जाएगी, एक ई किरण और ओ किरण, ठीक है। तो ई किरण तो होगी इसी के अक्ष के अनुदिश और ओ किरण इसकी अक्ष के लंबवत, ठीक है। तो अब इस ई किरण को और ओ किरण को आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक्स एक्सिस मान ली, ठीक है, तो ई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई किरण के लिए लिख रहे हैं,
ठीक है, यहाँ पर लिख लो ई किरण, वो प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश है और अक्ष हमने मान ली एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आप ई एक्स लिख सकते हैं, ई किरण को लिख सकते हैं ना। अब इसका आयाम कितना है, E0 cos थीटा साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब हमने ये मान लिया है दोनों ई और ओ किरण एक साथ संचरित होती हैं इस कैल्साइट क्रिस्टल में, लेकिन इन दोनों के मध्य कुछ कलांतर है, मान लीजिए डेल्टा कलांतर है। ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब इसी तरीके से ओ किरण के लिए कैसे लिखेंगे, ई वाई इक्वल्स टू ई वाई किरण, मान लीजिए ये वाली एक्सेस कौन सी है, वाई, तो इस पर कौन सी किरण होगी, ओ किरण, और ओ किरण का आयाम कितना है, E0 साइन थीटा साइन ओमेगा टी। अब इन ई और ओ किरण के मध्य कलांतर कितना हो गया, डेल्टा का। ठीक है, अब कलांतर के आधार पर कि कलांतर कब 0 है, कब π/2 है, कब पाई है, उससे हमें मिलेगी व्रत और दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, तो हेडिंग लिख ली आपने, उसके बाद लिखो यदि निकोल प्रिज्म से प्राप्त एक समतल ध्रुवित प्रकाश किरण, प्रकाशिक अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए, प्रकाशिक अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए कैल्साइट क्रिस्टल पर आपतित कराई जाती है, तो क्रिस्टल में प्रवेश करने पर यह किरण दो समतल ध्रुवित किरणों समतल ध्रुवित किरणों में विभक्त हो जाती है, दो समतल ध्रुवित किरणों में विभक्त हो जाती है। इस प्रकार प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश तथा प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश तथा लंबवत दिशा में अनुदिश व लंबवत दिशा में विद्युत क्षेत्र सदिश वाली, अनुदिश व लंबवत दिशा में विद्युत क्षेत्र सदिश वाली क्रमशः ई व ओ किरण प्राप्त होती हैं, ई व ओ किरण प्राप्त होती हैं, जिनमें ई किरण का आयाम E0 cos थीटा व ओ किरण का आयाम E0 sin थीटा होता है, ओ किरण का आयाम E0 sin थीटा होता है। चूंकि कैल्साइट क्रिस्टल में ई किरण का वेग ओ किरण की तुलना में अधिक होता है, कम होता है,
अधिक होता है। ई किरण का वेग ओ किरण की तुलना में अधिक होता है, अधिक होता है। इस वेग अंतर के कारण, इस वेग अंतर के कारण दोनों किरणों में कलांतर उत्पन्न हो जाता है। दोनों किरणों में कलांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इतना लिख लिया आपने। अब देखो, आपको ये पता है कैल्साइट क्रिस्टल में, आपको ये बताया हुआ है कैल्साइट क्रिस्टल में क्या होता है, ओ किरण के अंदर होती है ई किरण। ठीक है, ई किरण का तरंगाग्र ओ किरण के, नहीं उल्टा बोल रही हूँ, दीर्घवृत्त के अंदर होता है गोल, है ना, ऋणात्मक क्रिस्टल में। तो यहाँ पर VE ज्यादा होता है V नॉट से। ठीक है, जब VE ज्यादा होगा V नॉट से तो म्यू E कम होगा म्यू नॉट से। ठीक है, म्यू E कम होगा म्यू नॉट से, नेगेटिव क्रिस्टल के लिए, कैल्साइट क्रिस्टल के लिए। अब देखो यहाँ पर दोनों के पथांतर कलांतर निकालने के लिए पहले आप पथांतर निकाल लेते हैं, फिर पथांतर आ जाएगा, फिर कलांतर निकालेंगे। तो देखो पथों में अंतर कितना होगा, जैसे मान लीजिए कैल्साइट क्रिस्टल की जो मोटाई है वो हमने D मान ली, तो E व O किरण कितना पथ तय करेंगी, दोनों ही D दूरी तो तय करेंगी निकलने से पहले। ठीक है, तो E किरण द्वारा कितना चलना पड़ेगा, मान लीजिए E व O किरण के लिए माध्यम के या क्रिस्टल के जो अपवर्तनांक है वो कितने हैं, म्यू E व म्यू O है। ठीक है, तो E किरण को भी कितना चलना पड़ेगा, D, उसने टोटल दूरी कितनी तय करेगा, E किरण म्यू E D दूरी तय करेगा, और O किरण कितनी दूरी तय करेगी, म्यू O D दूरी तय करेगी। ठीक है, माना क्योंकि E किरण का वेग O किरण से ज्यादा होता है, जब ज्यादा होगा तो अपवर्तनांक कम हो जाएगा, क्योंकि अपवर्तनांक में और इसमें यही तो संबंध होता है, C बाई म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेग के। तो जब वेग E किरण का ज्यादा होगा तो उसके लिए अपवर्तनांक क्रिस्टल का कम हो जाएगा। जब क्रिस्टल का अपवर्तनांक कम होगा तो उसने टोटल D दूरी कितनी देर में तय करेगा, म्यू E इंटू D उसका वेग हो गया। यहाँ पर O किरण का वेग कितना हो जाएगा, म्यू नॉट D। ठीक है, तो पथांतर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये दूरी है, सॉरी, ठीक है, उसने इतनी दूरी तय करी है उसके अंदर और O किरण ने इतनी दूरी तय करी है, तो दोनों के पथों में अंतर कितना हो गया, म्यू O ज्यादा है म्यू E ज्यादा है, म्यू O ज्यादा है, तो आप इसको लिखेंगे म्यू नॉट माइनस म्यू E इंटू D। ठीक है, ये आ गया पथांतर। कलांतर कैसे निकालते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर। ठीक है, तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर करेंगे तो कितना आएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर कितना है, म्यू नॉट माइनस म्यू E इंटू D। ठीक है, ये आ जाएगा कलांतर। तो पहले तो एक बार आपने डायग्राम बना लो, ये वाला भी और ये भी बना लिया पहले। आपने जब ये लाइन लिखी है ना, वेगों में अंतर होने के कारण कलांतर उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर उसके बाद डायग्राम बना लो, यदि नहीं बनाया है और बना लिया है तो उसके आगे लिखो, यदि पट्टिका की मोटाई, अच्छा ठीक है, यदि पट्टिका की मोटाई स्मॉल d है स्मॉल d है तथा E व O किरण के लिए कैल्साइट माध्यम के अपवर्तनांक, कैल्साइट माध्यम के अपवर्तनांक म्यू E व म्यू O है। तो E व O किरण के कैल्साइट क्रिस्टल में
ई व ओ किरण के कैल्साइट क्रिस्टल में प्रकाशिक पथ कितने कितने हो जाएंगे? प्रकाशिक पथ ई किरण के लिए कितना हो जाएगा? यदि उसकी मोटाई d है और ई किरण के लिए अपवर्तनांक म्यू ई है तो प्रकाशिक पथ कितना हो जाएगा ई किरण के लिए? म्यू ई डी व म्यू नॉट डी होंगे। ठीक है, अतः ई व ओ किरणों के मध्य ई व ओ किरणों के मध्य ई व ओ किरणों के मध्य पथांतर, ठीक है, पथांतर कितना हो जाएगा? डेल्टा इक्वल्स टू म्यू ओ ज्यादा होगा, ठीक है, म्यू ओ ज्यादा होगा म्यू ई से, तो म्यू ओ माइनस म्यू ई इंटू डी। ठीक है, अतः किरणों ई व ओ के मध्य कलांतर डेल्टा इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर और 2 पाई बाई लैम्डा म्यू ओ माइनस म्यू ई इंटू डी। डायग्राम बना के ये सभी पॉइंट लिख लो। लिख लिया कलांतर तक? समझ आ रहा है ना यहाँ तक? कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर अब समतल ध्रुवित प्रकाश जो है दो किरणों में विभक्त हो जाता है द्विअपवर्तन से, ई किरण व ओ किरण। अब ई और ओ किरण माध्यम में वैसे तो क्रिस्टल के अंदर एक साथ गति करती हैं, लेकिन दोनों किरणों के जो वेग हैं वो उसके अंदर अलग अलग होते हैं। ई किरण का वेग ज्यादा होता है ओ किरण के वेग से। जब वेग ज्यादा होता है ई किरण का तो उसके लिए अपवर्तनांक क्या हो जाएगा माध्यम का? कम हो जाएगा। अब यदि क्रिस्टल की मोटाई d है तो दोनों के प्रकाशिक पथ कितने हो जाएंगे? ई किरण के लिए म्यू ई डी और उसके लिए म्यू नॉट डी। तो प्रकाशिक पथ है तो इनका पथों का अंतर कितना आ जाएगा? म्यू नॉट माइनस म्यू ई डी। अब म्यू नॉट माइनस म्यू ई क्यों लिखा है? क्योंकि हमें यहाँ पॉजिटिव मान चाहिए, म्यू नॉट ज्यादा होगा क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है ई किरण की, तो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो उसका अपवर्तनांक ई किरण का कम हो जाएगा। तो ये पथांतर आ गया। पथांतर आ गया तो पथांतर और कलांतर में ये एक संबंध होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर। तो इस कलांतर, ये अब ई व ओ किरण के मध्य कलांतर का मान आ गया। ठीक है, अब लिखो इसमें, चूंकि ई किरण का आयाम, चूंकि ई किरण का आयाम E0 cos थीटा, चूंकि ई किरण का आयाम E0 cos थीटा व ओ किरण का आयाम E0 sin थीटा है, ओ किरण का आयाम E0 sin थीटा है और दोनों के मध्य कलांतर डेल्टा है, और दोनों के मध्य कलांतर डेल्टा है, तो ई व ओ किरण, ई व ओ किरण के लिए समीकरणें निम्न प्रकार लिखी जा सकती हैं। ई व ओ किरण के लिए समीकरणें निम्न प्रकार लिखी जा सकती हैं। ठीक है, अब ई किरण का आयाम है E0 cos थीटा, ओ किरण का आयाम है E0 sin थीटा, दोनों के मध्य कलांतर कितना है? डेल्टा। तो ई व ओ किरण के लिए समीकरण ऐसे लिख सकते हैं आप, EX
क्योंकि ई किरण के जो विद्युत सदिश के कंपन है वो प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश हैं और प्रकाशिक अक्ष हमने लिए एक्स अक्ष, ठीक है। और ओ किरण के कंपन इस प्रकाशिक अक्ष के लंबवत हैं और वो हमने मान लिए वाई अक्ष। अब इस क्रिस्टल के अंदर होता क्या है, दोनों ई व ओ किरण एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती हैं, ठीक है। अब एक दिशा में ई किरण भी जा रही है और ओ किरण भी जा रही है, ये इसके कंपन एक्स अक्ष के अनुदिश हैं और इसके कंपन वाई अक्ष के अनुदिश हैं। तो ये दोनों क्या होंगी, एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं। अध्यारोपण से अब इन दोनों से ही हम एक किरण बना लेंगे जो आ जाएगी हमारी अध्यारोपित किरण। जैसे देखो आप इसको क्या लिख सकते हैं, हल करने के लिए मैं ई एक्स को ऐसा मान लेते हैं, देखो सरलता के लिए मान रहे हैं, ई एक्स को एक्स मान लिया, ई वाई को वाई मान लिया और ई जीरो कॉस थीटा को हम ए मान लेते हैं और ई जीरो साइन थीटा को बी मान लेते हैं। अभी सरलता के लिए मान लिया, बाद में यही वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, माना, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 क्या हो जाएंगी, समीकरण 1 से ई एक्स की जगह पर रख रहे हैं एक्स, ई जीरो कॉस थीटा की जगह पर ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ठीक है। और इसको कैसे हल कर सकते हैं, एक्स अपॉन ए लिखें इधर और ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको। अब इसको लिखो दूसरी समीकरण को, ई वाई कितना हो जाएगा, वाई, ई वाई को वाई लिखा, ई जीरो साइन थीटा को बी लिखा साइन ओमेगा टी। तो यहां से साइन ओमेगा टी कितना आ जाएगा, वाई अपॉन बी, ठीक है। और इसी से यदि मैं कॉस ओमेगा टी निकालना चाहूं तो कॉस ओमेगा टी कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर स्क्वायर होगा अंडर रूट, समझ आया ना। ये साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और उसका अंडर रूट कॉस ओमेगा टी तो हो गया 1 माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो मान है साइन ओमेगा टी के और कॉस ओमेगा टी के, वो हम मान इसमें रखेंगे, इसको नंबर 3 और इसको 4। अब समीकरण 4 से मान 3 में रखने पर तो यहां पर क्या आएगा, देखो x अपॉन ए इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी का वैल्यू कितना है, y अपॉन बी कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी का वैल्यू कितना है, अंडर रूट 1 माइनस वाई अपॉन बी का स्क्वायर साइन डेल्टा। इतना नोट करो। साइन ओमेगा टी का भी वैल्यू रखा है, दोनों ही समीकरण 4 हैं, ठीक है। साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी दोनों के मान समीकरण 3 में रखे हैं।
इधर से मिटा दूं इसको। अब इसका देखो पक्षांतरण किया है, इस टर्म को इधर ले गए, एक्स वाई अपॉन वी कॉस डेल्टा, ये यहीं पर है। तो रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर क्या होगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी कॉस डेल्टा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। ठीक है, तो देखो इसको और सरल कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, समझ आ रहा है ना। यहाँ पर इसका पक्षांतरण किया है, फिर दोनों साइड में मैंने स्क्वायर किया है, तो इधर तो स्क्वायर हो जाएगा, इधर से रूट हट जाएगा और साइन स्क्वायर डेल्टा। ठीक है, अब इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो 2xy अपॉन ए बी कॉस डेल्टा, और इधर क्या आएगा साइन स्क्वायर डेल्टा और माइनस वाई अपॉन वी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। ठीक है, यही तो होगा। इस साइन स्क्वायर डेल्टा का 1 से मल्टीप्लाई और फिर इससे मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा, और इधर से आएगा तो साइन स्क्वायर डेल्टा, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस डेल्टा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर डेल्टा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आई लास्ट में, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस डेल्टा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर डेल्टा। ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई 1। ये समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर 5, 2 समतल ध्रुवित किरणों ई किरण व ओ किरण के अध्यारोपण से प्राप्त समीकरण को प्रदर्शित करती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और रिजॉइन करो।